बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, कर्नाटक शामिल है। इसके अलावा 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तौर पर 8 जुलाई तक पूरे देश में फैलता है, लेकिन इस साल जुलाई के पहले हफ्ते में ही कई राज्यों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश से त्राहिमाम है। असम, मुंबई की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, बल्कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह यही तस्वीरें आ रही हैं। बिहार की बात करें तो गंडक और बागमती नदी उफान पर है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बरसाती नदी उफान पर है। काली नदी उफान पर है। गोवा में इतना पानी बरसा कि एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया, रनवे पर पानी भर गया। वहां पर व्यवस्थाएं कुछ देर के लिए ऊपर नीचे हुई और बाद में उन व्यवस्थाओं को ठीक किया गया। तो गांव गांव, शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में अगर आप देखेंगे तो मैदान से लेकर पहाड़ों तक हर जगह। और देखिए, पहाड़ों का क्या कुछ सिस्टम रहता है आप जानते हैं। ज़बरदस्त बारिश होती है, फिर एकाएक बहुत तेज़ धूप भी खिल जाती है। ये आपके लिए और हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हम लोगों को लगता है, लेकिन इसी दौरान जो बड़े बड़े पहाड़ों को दरकते हुए आप देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो यूपी में बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं। प्रभावित जिलों में बाढ़ आपदा को लेकर टीमें मौके पर मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। मौसम विभाग कह रहा है 1 जून से 9 जून तक जबरदस्त बारिश होगी। 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी के 36 जिलों में अब तक भारी बारिश दर्ज की गई है। सामान्य बारिश वाले जिलों की संख्या 16 है। कम बारिश वाले जिले की संख्या 9 है। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन आप देखेंगे ऑन एन एवरेज लगातार बारिश हो ही रही है उत्तर प्रदेश में। नदी नाले सब उफान पर हैं और जिस वजह से जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पूरी की पूरी जलमग्न हो गई है। कई ऐसे गांव हैं जिनका मुख्य मार्गों से पूर्ण रूप से संपर्क टूट चुका है। और ऐसे में वो लोग सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके लिए, उनके अपनों के लिए राहत देकर अधिकारी पहुंचेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है। बाढ़ की परिस्थितियां हैं। पूर्वांचल की तरफ ज़बरदस्त बारिश, चाहे गोरखपुर हो, देवरिया हो, गोड्डा हो, सिद्धार्थनगर हो। बिहार में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बिहार में भी यही हालात हैं। और अब महाराष्ट्र की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मौसम बहुत खराब है, ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही है और बारिश का रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने मुंबई में 12 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तो कुछ लोगों के लिए बारिश अच्छी है। मरीन ड्राइव के आसपास की तस्वीरें, तो वहां पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन यही मुंबईकर भी हैं जो बारिश में ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कई जगहों पर निकासी, क्योंकि हाई टाइड्स का भी वो रहता है सिलसिला, तो जो पानी के निकासी, जो पानी निकास होते हुए समुद्र में गिरता है, तो जब हाई टाइड्स का सीजन होता है, हाई टाइड्स जब समुद्र में आ रही होती हैं, तो फिर वहां पर पानी जा नहीं सकता। और इसी वजह से कई इलाके हैं। अंधेरी हो गया, मरीन ड्राइव से ही थोड़ा आगे आप जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरीके से मंत्रालय के पास, ग्रॉफर्ट मार्केट के पास आप देखेंगे तो उधर भी काफी पानी जमा हो जाता है। वाटर लॉगिंग की एक बड़ी समस्या रहती है। बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि इस बार व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। जगह जगह जो जेनसेट्स हैं, पंप सेट्स हैं, उनको लगाया गया है। अंधेरी में परिस्थितियां थोड़ी खराब अमूमन होती हैं। अंधेरी का वो सब स्टेशन। इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों में मेरी सहयोगी ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी है मुंबई से। ज्योति, क्या कुछ तस्वीरें हैं? आईएमडी तो कह रहा है कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। सरकार की, प्रशासन की, खासतौर पर बीएमसी की क्या कुछ तैयारियां हैं? पटना से मेरी सहयोगी जुड़ी हैं। मुंबई की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, पटना के भी हालचाल जान लेते हैं ज्योति से, क्योंकि कुछ वक्त पहले हम पटना की भी तस्वीरें देख ही रहे थे। ज्योति हमारे साथ है। ज्योति, पटना में क्या कुछ हाल है? क्योंकि कई नदियां गंडक हो गए, कई बैराजेस, डैम्स जो हैं पूरे लबालब भरे हुए हैं और प्रशासन की भी मजबूरी होती है कि उनके गेट्स को खोलना पड़ेगा, वरना वहां पर ज्यादा दबाव बन जाएगा। तो ऐसे में कितनी तैयार सरकार और अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ हालचाल?
देखिए मानसून के आने के बाद पटना की जो स्थिति थी, बारिश कभी धूप के वजह से पटना, खास करके पटना की स्थिति कभी उमस और कभी ठंड वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन ऑल ओवर बिहार की बात करें तो जितनी भी नदियां हैं उत्तर बिहार में, जिनके वजह से बाढ़ आ जाता है और कई जो ज़िले हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, तो सारी जो नदियां हैं वो उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसका वजह यह है कि नेपाल में बारिश होने की वजह से जो पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है, और कोसी और खास करके कोसी और गंडक जो नदी है उसका जल स्तर बढ़ा हुआ है। और कोसी का जल स्तर बढ़ने का मतलब ये है कि मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, ये सारे जो ज़िले हैं बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहीं गंडक की बात करें तो गंडक का जल स्तर बढ़ता है तो आपको मोतिहारी, बेतिया, इन इलाकों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और वहीं अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि जलस्तर बढ़ा हुआ है नदियों का। हालांकि वो भयावह स्थिति अभी बिहार में नहीं बनी हुई है, क्योंकि बिहार में वो बस बारिश नहीं हो रही है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है। नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके वजह से जो जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है बिहार में। अभी कल हम तस्वीरें भी देख रहे थे, नीतीश कुमार एरियल सर्वे भी कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में बैठकर जायजा ले रहे थे। कई जगहों पर पानी भी है और जाहिर सी बात है नेपाल में ज़बरदस्त बारिश हो रही है तो वहाँ से भी जो नदियाँ कनेक्टेड है वो नदियाँ बहुत ओवरफ्लो कर रही है। ओवरऑल सरकार, प्रशासन क्या कुछ कह रहे हैं? तैयारियां पूरी हैं? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। एनडीआरएफ की टीम कहें या फिर इंजीनियर्स कहें, उन इलाकों में मौजूद हैं और तमाम जो सरकारी तंत्र हैं वो लगे हुए हैं। अगर स्थिति सामान्य से खतरे की तरफ जाती है तो सरकार तुरंत एक्शन में आएगी। तो सरकार अपना जो है काम कर रही है और सरकार अपना ये इलाके में अपना तंत्र मजबूत कर रही है। ठीक है, मेरे सहयोगी लखनऊ से भी जुड़ चुके हैं रजनीश पांडे। रजनीश, क्या कुछ हाल है लखनऊ के, क्या कुछ कह रहा है आईएमडी? देखिए, लखनऊ की अगर हालात की बात करें तो लखनऊ में ऐसे हालात नहीं बने हैं जिससे सरकार और यहाँ के लोगों को परेशानी हुई हो। लेकिन अगर लखनऊ से सटे जनपदों की बात करें जिसको तराई बेल्ट कहा जाता है, हालांकि वो एरिया और क्षेत्र में आता है, चाहे हम सीतापुर की बात करें, लखीमपुर की बात करें या आगे चल के जहाँ पे आज वो दौरा किए हैं वहाँ की हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ खुद अपने चापर से उन्होंने दौरा किया और वहाँ के हालात जानने की कोशिश किए हैं। तो जिस तरीके से नेपाल से लाखों क्यूसेक लीटर का पानी छोड़ा गया तो कहीं ना कहीं सरकार मान के चल ही रही थी कि बाढ़ की समस्या इस बार होगी, क्योंकि पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट कर दिया था। उसको लेके योगी आदित्यनाथ बहुत पहले, मैं रोहित बता दूं कि लगभग 2.5 महीना पहले से सरकार की तैयारी थी। उस तैयारी का ही असर कहा जाएगा कि जान माल का कोई नुकसान हालांकि हुआ तो जरूर है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा से आप बच नहीं सकते, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है। अभी तक जो डिटेल आया है सरकार की तरफ से, या ये कह सकते हैं कि जो आधिकारिक मौत की पुष्टि हुई है 7 लोगों की हुई है। पहले क्या होता था कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में जाने जाती थी और सरकार विवश होती थी, लेकिन सरकार की कोशिश है कि जो नुकसान होता है उस नुकसान को रोका जाए। और अभी नेपाल से जो अपडेट आया है कि फिर 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, तो जाहिर तौर पर ये बाढ़ तराई से होते हुए चूँकि नदियाँ गंगा में मिलती है तो इसका असर पूर्वांचल में भी देखने को मिलेगा। चाहे हम बलिया की बात करें या बस्ती की बात करें, अयोध्या के तरफ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे घाघरा का कटान तेज हो जाता है, तो जाहिर तौर पे अब इधर है और हो सकता है कि 2-4-5 दिन बाद ये समस्या से पूर्वांचल को भी रूबरू होना पड़ेगा। जी, जाहिर सी बात है और आईएमडी भी कह रहा है कि पूर्वांचल में ज़बरदस्त बारिश तो हो ही रही है और वहाँ पर आने वाले दिनों में और ज़बरदस्त तरीके से भी बारिश हो सकती है। रजनीश, लगातार अभी हम देख रहे थे, लखीमपुर का भी जिक्र आपने किया, खुद सीएम वहीं पर मौजूद हैं, राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। लखीमपुर खीरी, इसके अलावा पूर्वांचल में क्या कुछ हाल है? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गोड्डा, उस तरफ भी काफी तेज बारिश का अंदेशा आईएमडी की तरफ से लगातार इंडिकेशंस दिए गए। देखिए, जो राप्ती नदी है जिसका कहर श्रावस्ती, बलरामपुर में सबसे अधिक देखने को मिलता है, वो नदियाँ नेपाल से सीधे उतर के और उसी जनपदों में प्रवेश करती है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया खबर में कि पहले 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था तो उसका साफ असर दिखा। और कल एक दुखद घटना हुआ था कि बाढ़ में एक नौजवान भी चला गया था। समय चूंकि बाढ़ का प्रवाह इतना तेज था तो वो लड़का
नहीं समझ पाया, उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों की परेशानियां बढ़ रही है और इस परेशानियों की वजह से लोगों की और भी समस्याएं की दिक्कत होगी। तो हालांकि सरकार ने पहले ही अलर्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने बताया कि 2.5 महीना पहले सरकार ने एक शॉर्ट टर्म पे एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने हेल्थ महकमा को भी, क्योंकि बाढ़ के जाने के बाद सबसे चैलेंज हेल्थ महकमे के जिम्मे हो जाता है, क्योंकि वहाँ तमाम इन्फेक्शन और तमाम बीमारियाँ फैल जाती है। तो सरकार की जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक कोशिश है कि आगे कुछ लोगों को दुश्वारियां न झेलना पड़े, लेकिन चूंकि प्राकृतिक आपदा है, ये तो आएगा ही आएगा, इसको हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी तैयारी इतना दुरुस्त कर ले कि जो हमेशा से जो जान हान माल का नुकसान होता था, उस नुकसान के रेशियो का कम किया जाए। जैसे कि मैंने बताया भी कि अभी तक 7 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है। सरकार की कोशिश है कि जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोगों के पास राशन नहीं होता है, कि आपने खबर में भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों में खाद्यान्न बांट रहे हैं। तो सारे एसडीएम, जो चूंकि राजस्व विभाग की जिम्मेदारी होती है, सारे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और जो एक जरूरत की और रोजमर्रा की चीजें भी, उसकी भी कोई किल्लत ना हो, इसका भी ध्यान रखने की बात योगी आदित्यनाथ कह ही रहे हैं। मुंबई से भी मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी तस्वीरें हम देख रहे थे, मरीन ड्राइव पर लोग मौजूद हैं और वहां पर वैसे भी काफी भीड़ रहती है। बारिश हो जाए तो युवाओं की भीड़ वहां पर पहुंच जाती है, बुजुर्गों की भी पहुंचती है, सब एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर यही मुंबई का ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से भी जूझते हैं। अभी क्या कुछ हाल है मुंबई के इलाकों में? व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? बीएमसी की तैयारियां किस तरीके की हैं? ऑल इज वेल? देखिए, इस समय बारिश, आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है, कई जगहों पर कंटिन्यू बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मुंबई में कुछ इस तरीके की समस्या नहीं है जिससे कि मुंबईकरों को दो चार होना पड़े। लेकिन बाहर के हिस्सों की बात करें तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जहां पर नदियां अपने जो सीमा से ऊपर चली गई हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वहां पर थोड़ी समस्या है। आज सुबह में सबसे बड़ी समस्या हुई कोंकण रेलवे, जो गोवा की तरफ जाती है और सबसे खूबसूरत रेलवे देश की कही जाती है, उसमें एक टनल में पानी भर जाने की वजह से कोंकण रेलवे को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया और वहां पर किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं हो पाई, सारी गाड़ियों को रद्द कर दिया गया। दूसरा, वहीं अगर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी हल्की फुल्की बारिश है। लेकिन आप मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 12 घंटे से कम मुंबईकरों को उस तरीके की बारिश झेलना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हर दिन हाई टाइड है। आज भी 3.5 मीटर से ज़्यादा का हाई टाइड था समंदर में। अगर इस दौरान बारिश तेज होती तो निश्चित तौर पर मुंबईकरों को फिर से एक बार वही सफ़र करना पड़ता, जिस तरीके से पहले वो ट्रैवल के दौरान जो कष्ट झेल रहे थे वैसे ही कष्ट झेलना पड़ता। मुंबई कंट्रोल रूम, चाहे वो बीएमसी के कंट्रोल रूम हो या डिजास्टर कंट्रोल यूनिट जो स्टेट की है, दोनों में लगातार ऑफिसर ऑब्जर्व कर रहे हैं। करीब 6000 सीसीटीवी कैमरे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने लगाए हैं चलान के लिए, उसका भी डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल बीएमसी के डिजास्टर कंट्रोल रूम में लिया गया है और स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम में लिया गया है, जिससे मुंबई के हर वो जगह को आइडेंटिफाई किया जा सके। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में 2 बार डिजास्टर यूनिट में जाकर आए और लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं कि अगर कुछ इस तरीके की समस्या होती है तो उसे तुरंत कैसे निपटा जाए। पहली बारिश में जिस तरीके की दिक्कत हुई ऐसी आगे दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति, आवाज आ रही है आपको? जी। ज्योति, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि कल भी हमने देखा कई जगहों का एरियल सर्वे, हवाई सर्वे किया नीतीश कुमार ने, अधिकारियों को किस तरीके के निर्देश किए गए और पटना किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मॉनिटरिंग कर रहा है? जी, बिहार की बात करें तो जिन इलाकों में जहाँ पे जलस्तर बढ़ा है और जहाँ पे जिन इलाकों में बाढ़ का प्रभाव दिखा है, वहाँ पे नीतीश कुमार ने एरियल सर्वे तो किया ही, वहीं पे जो आपदा मित्र हैं उनको ड्यूटी पे लगाया गया है और एनडीआरएफ की टीम जो है उनको लगाया गया है ड्यूटी पे। किसी तरह की अगर परेशानी है तो वो उनके लिए तैयार, सरकार उनको तैयार रखी है। हालाँकि बिहार में अभी बात करें तो उस तरह की परेशानी नहीं आई है। जो बाढ़ से भयावह स्थिति बिहार में बनती है वो परेशानी अभी बिहार में नहीं आई है, लेकिन सरकार पूरी तरह तैयार है उन चुनौती को लेकर।
ठीक है, अभी वो परिस्थितियां नहीं आई हैं तो जाहिर सी बात है सरकार प्रशासनिक तौर पर भी और ज्यादा तैयारियों को मजबूत कर सकती है। रजनीश पांडे भी हमारे साथ है। रजनीश, अलग अलग जगहों से, और जैसा क्योंकि इस तरह के मौसम कुछ लोगों के लिए बारिश बहुत सुहानी होती है, लेकिन जब मौत की बात आ जाए, कैजुअल्टीज की बात आ जाए, जैसा आपने जिक्र किया 7 लोगों की कैजुअल्टीज हुई हैं, कहाँ पर ये कैजुअल्टीज हुई थी? इसके अलावा ये आंकड़ा और ना बढ़े, इसके लिए किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को तैयार रहने को कहा गया? देखिए, एनडीआरएफ के तर्ज पर योगी सरकार ने एक एसडीआरएफ बनाई थी और एसडीआरएफ की भी वही प्रशिक्षण दिया गया है जो एनडीआरएफ की प्रशिक्षण होता है। इसमें पीएसी और उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों को लगाया गया है। खास तरीके से इनको प्रशिक्षित किया गया है कि अगर इस प्रकार की आपदा आती है कि आपको कैसे इस परेशानियों से निपटना होगा, तो इनकी तैनाती हो गई है। और कल का एक छोटा सा उदाहरण है कि कल एक रेस्क्यू करके चापर से, चूंकि यहाँ पे एयरफोर्स के भी जवान आ गए हैं, एयरफोर्स की सेवा लिया जा रहा है और थल सेना भी लगाई गई है। जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ रही है लोगों को मदद किया जा रहा है, उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। चाहे जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ अपना दौरा किए हैं वहाँ वहाँ वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवानों को वहाँ तैनाती दी गई है। तो इसकी यही तैयारी होती है कि अगर आपके पास आने की समस्या आने की प्रबल संभावना हो तो आप पहले ही तैनात कर दीजिए। ये नहीं होता है कि अभी शाहजहांपुर में बाढ़ आ गई, बच्चों को रेस्क्यू करना है तो लखनऊ से चापर जाएंगे या एसडीआरएफ की टीम जाएगी। तो यहाँ के जो आपदा विभाग है उसने पहले ही पॉइंटर बना लिया था कि हम कहाँ कहाँ किसकी तैनाती करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि चापर रखा गया है। चापर रखने के पीछे यही रीज़न है कि वो 200-250 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो घंटा 2 घंटा में कवर कर लेगा। ये नहीं कि लखनऊ से जाना होगा, चाहे लखनऊ से अगर हम दूर बलिया भेजें, तो जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कि परेशानी आएगी वहाँ पहले ही तैनाती कर दी गई है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसका सुखद रिजल्ट आ रहा है, सुखद परिणाम आ रहा है कि जो पहले डेट होती थी वो डेथ की संख्या कम हो गई है। लेकिन चूंकि आपदा है, आपदा से कोई लड़ नहीं सकता। आपदा से लड़ने की अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लीजिए कि आपदा से नुकसान कम हो। तो योगी सरकार उसी पे काम कर रही है। योगी सरकार उसी पर काम कर रही है। यूपी सबसे बड़ा जिला भी है, सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, और उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। तो एक बार महाराष्ट्र में भी जिक्र कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, किसी भी तरीके से कोई कैजुअल्टीज का आंकड़ा ना आए, हालांकि कई बार हमने देखा है कैजुअल्टीज के आंकड़े भी आते हैं। ऐसे में सरकार कोशिश करती है, राहत शिविरों का भी आयोजन करती है। एकनाथ शिंदे सरकार आने वाले वक्त के लिए हर चैलेंजेस को लेकर किस तरीके से तैयार है? कुल सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि कैजुअल्टीज कम हो। इसके लिए सरकार लगातार काम करती है। जो एनडीआरएफ की यूनिट्स हैं वो अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय की गई है। 3 यूनिट मुंबई में रखी गई है, रायगढ़ और कोंकण इलाके में 2 यूनिट रखी गई हैं, और उसके साथ साथ इन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र करीब 4 यूनिट को डिप्लॉय किया गया है। स्टेट डिजास्टर यूनिट की तरफ से भी लोगों के अलग अलग कंपनियों को डिप्लॉय किया गया है ताकि रेस्क्यू तुरंत किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती है जो नदियों का जलस्तर बढ़ा है, उसकी वजह से कहीं न कहीं सावित्री हो या फिर वैशिष्टि नदी हो, जो बड़ी नदियां हैं जिनके आसपास शहर बसते हैं, वहाँ पर कैजुअल्टी किसी भी तरीके से ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो वहाँ की लोकल कॉरपोरेशंस हैं उनके लोगों को 24/7 तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि मुंबई में अत्यधिक बारिश होती है, महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश होती है कई हिस्सों में, और ऐसे में अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत रेस्क्यू करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। पिछले दिनों अगर आपने देखा है तो लोनावला में एक पूरा परिवार बह गया। वहाँ पर कुछ नहीं था, हल्का पानी था, उस झरना के पास लोग पूरे परिवार के साथ नहा रहे थे। अचानक इतना तेज बारिश की वजह से पानी का जलस्तर बढ़ा कि पूरा का परिवार, 5-6 लोगों का परिवार वो बह गया, जिसमें जो दुर्भाग्य रहा कि किसी की जान नहीं बचाई जा सकी। 2 दिन तक वहाँ पर तलाश की जाती रही जो मृतक हैं उनकी। उसके बाद से सरकार ने एक निर्णय लिया है कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे पर्यटन स्थल जहाँ पर दुर्घटना हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करें, और बारिश जैसे ही शुरू हो रही है उन पर सबसे पहले पाबंदी लगाएं कि वहाँ पर लोग ना जाएं। इसीलिए बीच में रायगढ़ जिला, जो कि रायगढ़ जिला
जहाँ पर है, वहाँ पर रायगढ़ फोर्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी था, जी। उस पर जब बारिश मुंबई में तेज वहां हुई पर और भी रेड कई अलर्ट सारे जारी लोग हुआ, फंस गए थे, तो उन सबसे लोगों का पहले भी बैन रेस्क्यू कर किया दिया गया। वो तस्वीरें सबने देखी। टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाइए लेकिन थोड़े सतर्क रहिए। अभिषेक, मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि आखिरी सेगमेंट में हम लोग पहुंच चुके हैं। जब जब बारिश का जिक्र होता है, जब हम बारिश की बात करते हैं, तो उसका सीधा असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी पर पड़ ही जाता है। कैसे, अब आप मंडियों में चले जाइए, हर एक सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। जो 20 रुपए 30 रुपए किलो मिल रही थी वो 60-70, कुछ सब्जियां हैं टमाटर वो 100 रुपए पार हो चुकी हैं। तो इस दिशा में ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के सामने। ये सवाल आप तीनों के लिए, शुरुआत अभिषेक आपसे। देखिए, बिल्कुल रोहित, एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है, क्योंकि ये हरी सब्जियों का कोई ना तो एमएसपी कोई तय होता है, ना ही कोई मिनिमम रेट तय होता है, ना कोई मैक्सिमम रेट तय होता है, क्योंकि ये बारिश के आधार पर, जैसे मुंबई या एमएमआर रीजन में जो सब्जियां आती है वो नासिक से आती हैं, अहमदनगर से आती है, उसके अलावा अलग अलग जगहों से आती है। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, बारिश अगर वहाँ ज़्यादा होती है तो सब्जियों के नुकसान होने का खतरा ज़्यादा होता है। कुछ सब्जियां भीग जाती हैं, प्याज जैसे नासिक की पूरे देश भर में जाती है, अगर प्याज में पानी चला गया तो उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। टमाटर की बात करें तो टमाटर मंडियों में इस समय 100 रुपये में थोक में बिक रहा है, तो फुटकर में जाते जाते आम आदमी की थाली तक पहुंचते पहुंचते उसके दाम कम से कम 120-130 रुपए तक पहुंच गए। उसी तरीके से 100 रुपए में करीब करीब सारी सब्जियां हैं, और ये बारिश तक इसी तरीके के हालात रहने वाले हैं। उसकी वजह है कि जो किसान हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, ऐसे किसानों के लिए दिक्कत यह है कि अगर खेतों में पानी जमा हो गया तो पेड़ सड़ सकते हैं, उनकी जड़ें सड़ सकती हैं, और उनको बचाना, उनको क्योर करना, वो सारी जवाबदेही होती है। और इस दौरान इस वजह से भी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। जल्दी से रजनीश के पास में होता हूँ। रजनीश, इस चैलेंज से बचने के लिए योगी सरकार क्या कुछ कर रही है? क्योंकि आप चले जाइए, वो ये चीज तो आप भी 2-4 हो रहे होंगे इससे। आपने सही कहा रोहित कि महंगाई जो डायन है वो लगातार खाया जा रही है, लेकिन सरकार के पास हालांकि कागजी आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे वही होता है। कल यहाँ के कृषि मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि अरहर की दाल 100 रुपये से ऊपर मिल रही, तो उनको भरोसा नहीं हो रहा था, और अपने सहयोगी मंत्री से पूछ रहे थे क्या सही में 100 रुपये की अरहर की दाल मिल रही है। तो ये बात बताने के लिए काफ़ी है, जो आपने पूछा उसका जवाब यही है कि सरकार क्या कर रही है। ऑन स्क्रीन हम सरकार को खुश करने के लिए नहीं कह सकते कि महंगाई पे सरकार ने ये कदम उठाया। इस मामले में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मनमाने दाम पे टमाटर बेचा जा रहा है, मनमाने दाम पे प्याज बेचा जा रहा है। कोई उसका, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि उसका कोई एमएसपी तो तय होता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कालाबाजारी हो रहा है, कहने में कोई गुरेज नहीं है ऑन स्क्रीन कि सरकार उस कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए वो सार्थक कदम नहीं उठा रही है। एक तरफ बारिश से परेशान, बाढ़ से परेशान, दूसरी तरफ अब सीधे सीधे आम लोगों के जेब पर भी इसका बड़ा असर, भारी असर पड़ रहा है। थैंक यू सो मच ज्योति, बहुत धन्यवाद। रजनीश, थैंक यू सो मच। अभिषेक पांडे, आप जुड़े हमारे साथ।